जय भाग्य दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी देने के लिए। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अल्फ्रेड बिने के बारे में, बुद्धि मापन के बारे में। दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था बुद्धि के जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत के बारे में दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करेंगे बुद्धि का मापन, किस तरीके से बुद्धि का मापन किया गया, प्रथम बुद्धि का मापन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। आपसे प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा किया गया, क्योंकि जब मैंने आपको क्लास प्रारंभ की थी तभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बताइए सभी लोग बताइए कि हमारा इसका आंसर क्या रहेगा कि प्रथम बुद्धि मापन का सर्वप्रथम मापन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा अगला विषय जिसे हम बोलते हैं बुद्धि का मापन। अब देखिए दोस्तों, बुद्धि का मापन जो है दोस्तों वह 3 भागों में विभक्त किया है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही डीपली तरीके से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बहुत डीपली तरीके से बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है आपके लिए जानना कि किस तरीके से बुद्धि का मापन हुआ, किन आधार पर बुद्धि का मापन हुआ और किस प्रकार बुद्धि का मापन हुआ। क्योंकि देखिए कोई भी जानकारी अधूरी रहना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि बुद्धि का मापन कैसे हुआ था। सर्वप्रथम दोस्तों क्या हुआ, बिने का काल आया। बिने महोदय अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने का जो काल है वो काल है बुद्धि का सफल परीक्षण। वो काल कौन सा है दोस्तों, बुद्धि का सफल परीक्षण। और वह जो काल है दोस्तों वह है 1905 से 1911 के बीच का। 1905 से 1911 के बीच का जो काल है दोस्तों वह है अल्फ्रेड बिने का काल। लेकिन अल्फ्रेड बिने ने ये जो परीक्षण किया था, इन्होंने किया था मानसिक आयु के आधार पर। कैसे किया था दोस्तों, मानसिक आयु के आधार पर अल्फ्रेड बिने ने अपना अध्ययन किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक के द्वारा एक अध्ययन किया गया था। अब हम पढ़ते हैं कि इसके पहले जो काल था वह कौन सा काल था। जैसे कि दोस्तों यहाँ जो हमारा काल दिख रहा है बिने का काल, जस्ट इसके पहले अगर जाते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं बिने के प्रारंभ का काल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बिने का प्रारंभ का काल। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब अल्फ्रेड बिने ने अपना बुद्धि मापन का परीक्षण नहीं किया था, उसके पहले जो बुद्धि का मापन है वह किस आधार पर किया जाता था, वह किस आधार पर किया जाता था, जरा हम उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों बिने का प्रारंभ का काल, मतलब बिने के आने के पहले का काल या पूर्व का काल, या इसे बोला जाता है दोस्तों 1905 के पूर्व का काल। पेपर में ये लिखा आता है दोस्तों 1905 के पूर्व का काल। ये 1905 के पूर्व का काल इसलिए लिखा आता है दोस्तों क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने जो परीक्षण किया था वह किया था 1905 से 1911 तक। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 1905 के पहले जो हमारा आधार था वह एक शरीर की रचना के आधार पर हुआ करता था। क्या है दोस्तों, अब देखिए पढ़ेंगे हम सबसे पहले बिने के प्रारंभ का काल। बिने के प्रारंभ के काल की 2 बातें हैं दोस्तों, बुद्धि के मापन के आधार पर शरीर की रचना। इसमें दोस्तों ऐसा है कि इसमें जो बुद्धि का मापन किया जाता था 1905 के पूर्व का काल, अल्फ्रेड बिने के जब पूर्व का जो काल था दोस्तों, उस काल में बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता था वह किया जाता था दोस्तों शरीर के रचना के आधार पर। मतलब जिस तरीके के व्यक्ति के शरीर की रचना है उतनी उसके अंदर बुद्धि होगी, इस प्रकार का परीक्षण किया जाता था। और इस परीक्षण का जो जिक्र है दोस्तों वह किया था लेविस्टर महोदय ने। देखिए इसका साक्ष्य प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर में यह देखने को मिला था कि अमेरिका के लेविस्टर नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक न्यूज़पेपर में निकाला था कि जो व्यक्ति बुद्धि में बुद्धिमान होते हैं वह शरीर की रचना में हट्टे कट्टे और मोटे होते हैं। तो यही बात कही गई थी दोस्तों यहाँ पर कि बुद्धि की जो मापन था वह किया गया था शरीर की रचना के आधार पर। प्रश्न आपसे किया जाता है कि बुद्धि का मापन शरीर की रचना पर किस सन या किस काल में किया जाता है, तो आपका आंसर होता है दोस्तों अल्फ्रेड बिने के पहले का काल, 1905 के पूर्व का काल या प्रारंभिक काल, ये आपके आंसर होते हैं। और कैसे हो, जैसे किसी का फेस अगर बड़ा है मोटा है तो उसके अंदर बुद्धि ज्यादा होगी, कोई व्यक्ति विशालकाय है तो उसके अंदर बुद्धि तेज होगी, इस तरीके का अनुमान लगाया जाता था दोस्तों। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, और इसे अवैज्ञानिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक का कोई रोल नहीं था दोस्तों। इसके बाद काल आता है अल्फ्रेड बिने का।
अल्फ्रेड बिने का काल आया। इन्होंने सन 1905 से लेकर 1911 तक एक परीक्षण किया। क्या किया दोस्तों? मानसिक आयु के आधार पर। अल्फ्रेड बिने की ये बात याद रखना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अल्फ्रेड बिने ने जो अपना परीक्षण किया वो किया दोस्तों मानसिक आयु के आधार पर, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक काल, क्योंकि वैज्ञानिक के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। अगली बात होती है दोस्तों बिने के बाद का काल। देखिए अल्फ्रेड बिने ने 1911 में अपनी बात छोड़ दी। अल्फ्रेड बिने ने अपनी बात छोड़ दी और उन्होंने जो सूत्र दिया था वह दिया था MA/CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन टर्मन महोदय ने उसमें संशोधन करके, उनका संशोधन करके और अल्फ्रेड बिने के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर उन्होंने बुद्धि का मापन किया और बुद्धि मापन का सूत्र निकाला। और उन्होंने किस आधार पर किया? बुद्धि लब्धि के आधार पर किया। और उन्होंने जो नए सूत्र का निर्माण किया दोस्तों वह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं MA/CA, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। यह होता है IQ, इंटेलिजेंस क्योरेंसी। जो आपका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का, वह यह सूत्र होता है जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया था, जिसका हम और आप प्रयोग करते हैं। जब हम टर्मन के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये बातें आपकी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर बिने का काल यह महत्वपूर्ण है। 1905 से 1911 के बीच का काल इसी वैज्ञानिक काल कहा जाता है, और मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का मापन किया गया। यह जो काल है यह बिने के पूर्व का काल है। यह बुद्धि के मापन का जो आधार था उसमें था शरीर की रचना। इसमें शरीर की रचना के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था। और यह बात जो है सर्वप्रथम लेविस्टर महोदय ने की थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों? लेविस्टर महोदय के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई थी। और यह इस काल को कहा जाता है दोस्तों अवैज्ञानिक काल। यह अल्फ्रेड बिने का काल है, अल्फ्रेड बिने के बाद का काल है जो टर्मन महोदय के द्वारा लाया गया। यह बुद्धि लब्धि, और इसे आधुनिक काल कहा जाता है, जो आज हम और आप इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारी बात क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बुद्धि मापन की, जहां से प्रारंभ हुआ। अल्फ्रेड बिने के पूर्व का काल आया, वैज्ञानिक लेविस्टर ने दिया। शरीर की रचना के आधार पर मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी का चेहरा मोटा है तो वह बालक प्रतिभाशाली होगा। यह बात कही गई थी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि जब शरीर की रचना के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था दोस्तों, उस समय में ऐसा माना जाता था कि जिस बालक का चेहरा मोटा है तो उस वह बालक प्रतिभाशाली होगा, बहुत बुद्धिमान होगा दोस्तों। यह अनुमान लगाया जाता था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। इसके बाद दोस्तों लेविस्टर ने सन 1775 में सर्वप्रथम शरीर की रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। लेविस्टर महोदय ने एक न्यूज़पेपर में, अपने एक अखबार में एक न्यूज निकाली। उन्होंने कहा 1775 में कि सर्वप्रथम उन्होंने इस बात पर विश्वास दिलाया कि बुद्धि का जो मापन है वह शरीर की रचना के आधार पर होता है। यह बात किसके द्वारा कही गई दोस्तों? लेविस्टर महोदय के द्वारा। लेकिन यह बात निरंतर चलती आ रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, यह बात होते वक्त एक बार क्या हुआ, अल्फ्रेड बिने, हम जरा इसको ध्यान से देखते हैं कि एक बार हुआ क्या था। अल्फ्रेड बिने ने क्यों परीक्षण किया था बुद्धि का सफल परीक्षण, जरा हम इसको देखते हैं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, अल्फ्रेड बिने महोदय एक पेरिस के रहने वाले व्यक्ति हैं। कहाँ के दोस्तों? पेरिस के रहने वाले व्यक्ति हैं। वह पेरिस में एक विद्यालय में शिक्षक थे। अल्फ्रेड बिने पेरिस के विद्यालय में शिक्षक थे। उस विद्यालय में क्या होता है दोस्तों, एक बार उस विद्यालय का रिजल्ट बिगड़ जाता है। उस विद्यालय का जो रिजल्ट आता है वह बहुत ही खराब आता है दोस्तों। कैसा आता है? बहुत ही खराब रिजल्ट आता है, और जिसका इफेक्ट पूरे विद्यालय पे पड़ता है, जिसका असर पूरे विद्यालय पे पड़ता है। तब अल्फ्रेड बिने उसमें शिक्षक का रोल प्ले करते हैं, शिक्षक रहते हैं उस विद्यालय में। तब उनका मानना होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे विद्यालय का रिजल्ट खराब हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे विद्यालय का रिजल्ट खराब हो गया? या तो हमारे शिक्षा में कोई कमी रह गई है, तब उनके ऊपर ऊपर से जो उनके अधिकारी थे उनके द्वारा उनके ऊपर एक तंज कसा गया और उनके लिए प्रेशर डाला गया कि आपके विद्यालय का रिजल्ट खराब कैसे आया। तब उन्होंने सोचा कि यार ऐसे कैसे, कि तब उन्होंने एक उसका परीक्षण करना प्रारंभ किया। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने उसका एक परीक्षण करना प्रारंभ किया। वो परीक्षण कैसे किया, क्या किया दोस्तों, इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने एक सोचा कि एक काम करते हैं, जरा इसका परीक्षण करते हैं कि आखिर रिजल्ट खराब क्यों आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का एक परीक्षण किया जाए। तब अल्फ्रेड बिने ने क्या किया, एक पेपर बनाया। इसको दोस्तों रब कर देते हैं दोस्तों।
इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या किया, अल्फ्रेड बिने ने परीक्षण करने के लिए 5वीं का न्यूज़पेपर एक पेपर बनाया। यह वह पेपर है जो हमारे लिए स्कूलों में मिलता था सॉल्व करने के लिए। एक पेपर होता है पेपर एग्जाम पेपर, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है, सेम वही पेपर एक तैयार किया गया अल्फ्रेड बिने के द्वारा, और यह किया गया दोस्तों 5वीं क्लास का। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? 5वीं क्लास का। और एक पेपर तैयार किया गया दोस्तों 6वीं क्लास का। एक पेपर तैयार किया गया 6वीं क्लास का। देखिए दोस्तों, अल्फ्रेड बिने के द्वारा 2 पेपर को तैयार किया गया, एक 5वीं का पेपर था और एक 6वीं का पेपर था। इनमें उन्होंने सोचा कि हम 3 स्तर पर बच्चों का परीक्षण करेंगे। एक तो देखेंगे उच्च बुद्धि वाले, दूसरा देखेंगे हम सामान्य बुद्धि वाले, और तीसरा हम देखेंगे मंद बुद्धि वाले। उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि हम इस पेपर के माध्यम से बालक के अंदर इन 3 स्तरों पर उनका परीक्षण करेंगे कि कौन से बालक उच्च बुद्धि के हैं, कौन से बालक सामान्य बुद्धि के हैं और कौन से बालक मंद बुद्धि के हैं। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने इन 2 पेपरों का निर्माण किया, 5वीं क्लास का और 6वीं क्लास का। सर्वप्रथम क्या किया गया दोस्तों, इन्होंने एक अनुमान लगाया। इन्होंने 5वीं के बालक को 6वीं का पेपर दिया। 5वीं के बालक को 6वीं का पेपर दिया। देखिए दोस्तों, 5वीं क्लास में जो बालक पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में जो बालक पढ़ रहा है उसे 6वीं क्लास का पेपर दिया गया। उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि अगर 5वीं क्लास के बालक को 6वीं क्लास का पेपर दिया जाएगा, अगर वह उसमें से 50% भी अगर उसका सॉल्व अगर कर देता है, इसका मतलब वह बालक उच्च बुद्धि का है, प्रतिभाशाली बुद्धि का है। तो इन्होंने इसका निष्कर्ष क्या निकाला? उच्च बुद्धि का है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बालक 5वीं क्लास पढ़ रहा है और 5वीं क्लास पढ़ने के बाद वह फिर भी 6वीं क्लास का पेपर हल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बालक बुद्धिमान है। क्या है दोस्तों? बालक बुद्धिमान है। अगली बात क्या कही उन्होंने, 5वीं का जो पेपर है, 5वीं का पेपर 5वीं क्लास के बच्चे को दिया। देखिए दोस्तों, दूसरा परीक्षण क्या किया, 5वीं का जो पेपर है, 5वीं का जो पेपर है वह उन्होंने 5वीं के छात्र को दिया। जब 5वीं का पेपर उन्होंने 5वीं छात्र को दिया, उसने भी उसको सॉल्व कर दिया। इससे उन्होंने क्या अनुमान निकाला दोस्तों कि बालक सामान्य बुद्धि का है। इसका मतलब क्या है, जिस क्लास में बालक पढ़ रहा है उस क्लास का उसने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। इसका मतलब क्या है, बालक सामान्य बुद्धि का है, बालक सामान्य बुद्धि का है। लेकिन अगर 5वीं का पेपर 5वीं के बच्चे से नहीं बना या इसको सॉल्व नहीं कर पाया, जो बालक 5वीं का पेपर 5वीं क्लास का कोई विद्यार्थी उसको हल नहीं कर पाया, उस विद्यार्थी का उन्हें अनुमान लगा लिया कि वह जो विद्यार्थी है दोस्तों वह कैसा है, मंद बुद्धि का है। कैसा है दोस्तों? मंद बुद्धि का है। तो इस प्रकार अल्फ्रेड बिने का एक परीक्षण किया गया था और उन्होंने उसी के आधार पर इसका मापन करके बता दिया था दोस्तों कि कौन से बालक उच्च बुद्धि के हैं, कौन से बालक सामान्य बुद्धि के हैं और कौन से बालक मंद बुद्धि के हैं दोस्तों। इस प्रकार अल्फ्रेड बिने ने अपना सफल परीक्षण किया और उन्होंने फिर एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या कहा कि यह जो रिजल्ट खराब हुआ है, यह रिजल्ट खराब जो हुआ है वह शिक्षण के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह जो रिजल्ट खराब हुआ है स्कूल का या विद्यालय का, वह शिक्षण के ऊपर निर्भर नहीं करता। हमारे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, हाँ, लेकिन जो उनके बालकों की जो मानसिक आयु है, इसीलिए उसका पेपर खराब हुआ है। क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था, क्लासें अलग अलग नहीं हुआ करती थी, एक ही क्लास में पूरा पढ़ाया जाता था। तब उन्होंने इस आधार पर बेस क्या बनाया
कि इसमें बालकों की मानसिक आयु के कारण से रिजल्ट खराब हुआ है। कौन कौन सी आयु? मानसिक आयु किसी की उच्च है, किसी की सामान्य, तो किसी की मंद है। अब मंद बालक के लिए अगर उच्च मंद बालक के लिए अगर 6वीं का पेपर दे दिया जाए तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। अगर सामान्य बुद्धि के बालक के लिए भी 6वीं का पेपर दे दिया जाए तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे बनेगा ही नहीं। और ऐसे जो बच्चे निकलते हैं वह 10% निकलते हैं जो 5वीं क्लास में होने के बाद भी 6वीं का पेपर दे देते हैं। तो यह बात किसके द्वारा कही गई दोस्तों? अल्फ्रेड बिने के द्वारा की गई। और यही था अल्फ्रेड बिने का एक सफल परीक्षण जो कि बुद्धि मापन कौनहों के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक थे, इसलिए इसे वैज्ञानिक काल या वैज्ञानिक परीक्षण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कैटल ने दोस्तों एक बात कही। कैटल ने एक पुस्तक लिखी 1890 में, और उस पुस्तक का नाम क्या दिया दोस्तों? बुद्धि मापन एवं परीक्षण। उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों? बुद्धि मापन एवं परीक्षण, उन्होंने उसको नाम दिया। अब यहाँ पर आता है दोस्तों बिने का काल। यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों? लेविस्टर के बारे में पढ़ा। बिने का काल तो पहले ही आ चुका था, क्योंकि मैंने आपको बिने का एक परीक्षण बता दिया था, परीक्षण बता दिया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं बिने का काल। अल्फ्रेड बिने का काल आता है 1905 से 1911 के बीच में। देखिए दोस्तों, मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें से प्रश्न किए जाते हैं। बुद्धि का एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस पर बहुत ज्यादा आपको समझाने का रहता है कि मैं आपको बहुत डीपली से समझा सकूं। और जो भी आपको समस्या रहती है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ ले सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। हमारा एक उद्देश्य है कि आपके लिए, आपके मन में कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज अगर बार बार बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता है दोस्तों बिने का काल। यह आता है 1905 से 1911 के बीच में। इससे वैज्ञानिक परीक्षण किया, इसीलिए इसे वैज्ञानिक काल कहा जाता है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और किस आधार पे किया गया, ये पूछा जाता है प्रश्न कई बार पेपर में कि बिने के काल में अल्फ्रेड बिने के द्वारा, प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो सफल परीक्षण किया गया था बुद्धि पर, वह किस आधार पर किया गया था? यह प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मानसिक आयु के आधार पर किया गया था। मानसिक आयु के आधार पर किया गया था बिने के द्वारा। और बिने के पहले जो लेविस्टर ने किया था वह किया था शरीर रचना के आधार पर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इनके साथ सहयोगी कौन कौन थे? इनके साथ सहयोगी थे अल्फ्रेड बिने स्वयं, साइमन और पेरिस। एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो अपना सूत्र दिया, इन्होंने जो बालकों की बुद्धि को लेकर एक सूत्र दिया दोस्तों, वही दिया इन्होंने। आईक्यू नहीं दिया था दोस्तों, आईक्यू नहीं दिया था, सिर्फ इतना दिया था उन्होंने। आईक्यू इसलिए नहीं दिया था, आईक्यू का मतलब हो जाता है बुद्धि लब्धि। इस समय बुद्धि लब्धि का कोई रोल नहीं आया था, इस समय तो सिर्फ मानसिक आयु के आधार पर आया था दोस्तों। और वह यहाँ था कि MA/CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है हमारा क्या? अल्फ्रेड बिने का काल। हमने देखा दोस्तों यहाँ पे अल्फ्रेड बिने का काल। अब हम देखेंगे दोस्तों बुद्धि लब्धि। अब हम क्या देखेंगे? बुद्धि लब्धि, जो कि आधुनिक काल में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वह दिया गया था मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के आधार पर ही, क्योंकि इन्होंने जो सूत्र दिया था, इसी सूत्र को आधार मान के टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का एक नया सूत्र दिया था। वह उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो उसमें से कुछ प्रश्न भी किए जाते हैं। एक प्रश्न तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, बुद्धि लब्धि के सूत्र से एक प्रश्न किया जाता है, जिसमें आपको या तो मानसिक आयु निकालने के लिए आता है, या आपको वास्तविक आयु निकालने के लिए आता है, या तो आपको आता है दोस्तों बुद्धि लब्धि का मान निकालने के लिए आता है। तो हम देखते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि यह दोस्तों 1911 के बाद का काल है।
1911 के बाद का काल, बाद का काल इसे कहा जाता है आधुनिक काल, इसे कहा जाता है दोस्तों आधुनिक काल। ये दोस्तों तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसका जो सफल परीक्षण किया गया, इसका जो बुद्धि मापन किया गया, बुद्धि मापन का आधार, बुद्धि मापन का जो आधार था दोस्तों वह था बुद्धि लब्धि। क्या था दोस्तों? बुद्धि लब्धि। इसका जो मापन किया गया था दोस्तों वह किया गया था बुद्धि लब्धि के आधार पर। इस बात का याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने ने किया था मानसिक आयु के आधार पर और टर्मन महोदय ने किया था बुद्धि लब्धि के आधार पर। और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक तो जो थे दोस्तों वह थे टर्मन महोदय। कौन थे दोस्तों? टर्मन महोदय ने सिद्धांत दिया था। और अगर बोला जाए तो बुद्धि लब्धि का सूत्र अल्फ्रेड बिने के सूत्र के आधार पर दिया गया था। क्या है दोस्तों? देखिए बुद्धि लब्धि, यहां दोस्तों लब्धि भी लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। यहां पर बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है दोस्तों वह अल्फ्रेड बिने के सूत्र के आधार पर दिया गया था। मतलब यह है कि टर्मन महोदय ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाया, तब उन्होंने सूत्र बनाने से पहले अल्फ्रेड बिने का जो सूत्र था उसको आधार बनाकर उसी के आधार पर उसी के जैसा एक उसमें संशोधन करके नया सूत्र बनाया दोस्तों, जिसे कहा जाता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? बुद्धि लब्धि का सूत्र। से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको जरा दोबारा पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि 1911 के बाद का काल आधुनिक काल कहा जाता है। बुद्धि मापन का जो आधार था वह बुद्धि लब्धि था और प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे टर्मन महोदय। और इसमें बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है दोस्तों वह अल्फ्रेड बिने के सूत्र के आधार पर दिया गया था। यहां पर दोस्तों एक बात पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। टर्मन महोदय जो थे वह व्यक्ति किस विद्यालय में पढ़ाते थे? यह प्रश्न मैंने आपको कई बार सुना है दोस्तों। तो देखिएगा 1916 में टर्मन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है विकल्प में, मैंने कई बार इसको देखा है। क्या है दोस्तों? 1916 में टर्मन महोदय ने अपना 1916 में टर्मन ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र। क्या दिया था दोस्तों? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। उस वक्त जो टर्मन महोदय थे वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण का काम करते थे। मतलब क्या दोस्तों? वह वहां पर एक शिक्षक थे। क्या थे दोस्तों? शिक्षक थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है दोस्तों यह हमारा अमेरिका में है। इसीलिए ना अमेरिकी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये बात क्लियर है दोस्तों? तो बुद्धि लब्धि को लेकर महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई। यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और यह उस वक्त स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे जो कि अमेरिका में है। इसीलिए इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं उन्होंने जो सूत्र दिया था वह क्या दिया था। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु
बटे वास्तविक आयु। इंटू 100। यह सूत्र दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सूत्र दिया गया था अल्फ्रेड टर्मन महोदय के द्वारा। इसको नोट कर लीजिएगा। इस सूत्र के आधार पर आपसे प्रश्न किए जाते हैं। इस सूत्र के आधार पर आपसे प्रश्न किए जाते हैं और ये सूत्र का ही प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसमें से प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको दोस्तों अंग्रेजी में लिखते हैं IQ इक्वल MA/CA इंटू 100। यह सूत्र दोस्तों इसका अंग्रेजी में है, तो सूत्र एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। अब हम करेंगे इसके आधार पर एक प्रश्न करते हैं। आपको बता दें कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे दोस्तों समय का अभाव होने के कारण समय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों हम प्रश्न यहाँ पर कल करेंगे दोस्तों, बुद्धि से संबंधित प्रश्न भी करेंगे और बुद्धि का जो ग्राफ होता है कि कहाँ से कहाँ तक के बुद्धि के बालकों को क्या कहा जाता है, जैसे 100 से 110 तक के बालकों को सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है। इस प्रकार से कल हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। कल हम प्रश्न करेंगे 2 या 3 प्रकार के प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका सूत्र एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बोले 100। IQ बराबर MA/CA इंटू 100। ये दोनों एक ही सूत्र है। इसमें से कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है दोस्तों, एक छोटी सी घंटी है, उसको प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जाएगी वह आपके लिए नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिलेगी दोस्तों। तो जय बाकी दोस्तों।